जिमल ने कंफर्टर से बाहर निकलकर ठंडे फर्श पर पाँव रखे तो उसके दांत बजने लगे। वो इस वक्त ट्राउज़र के ऊपर हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी। जल्दी से कदम बढ़ाती हुई दीवार पर नस्ब हीटर को ऑन करके वहीं से भागकर वापस आती हुई दोबारा कंफर्टर में छुप गई। उफ, दैत को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। हीटर बंद करने की क्या ज़रूरत थी। जिमल आहिस्ता आवाज में बुड़बड़ाई तो उसकी पुष्ट पर लेटे दुरैद ने जिमल को अपनी तरफ खींचा, जिस पर जिमल के मुंह से जोरदार चीख निकली। साथ ही उसकी कमर दुरैद के सीने से चिपक गई। बिकॉज आई एम हॉट ब्लडेड मैन। दुरैद जिमल को अपने अंदर छुपाई उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। वो रात वाले वाक़े को दिल और दिमाग से निकालकर सिर्फ इस वक्त जिमल को महसूस करना चाहता था। क्या कर रहे हैं आप? मुझे इस वक्त बहुत सर्दी लग रही है, प्लीज़ दैत छोड़ दें मुझे। दुरैद के बाजुओं के तंग घेरे में जिमल घबराती हुई से बोली और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी सर्दी का ही इलाज कर रहा हूँ मैं। इस हीटर से ज़्यादा गरमाइश रखता हूँ, आजमा कर देख लो। दुरैद ने बोलने के साथ ही जिमल को मजीद अपनी गिरफ्त में जकड़ा। क्या हो गया है दैद आपको? क्या तोड़ डालेंगे आज आप मुझे? हटे ना पीछे। जिमल दुरैद की गिरफ्त में परेशान होती हुई बारी बोली तो दुरैद ने सीधे लेटते हुए जिमल के नाजुक वजूद को अपने ऊपर झुका लिया। अब वह दुरैद के सीने पर झुकी हुई से घूर रही थी तो दुरैद बोला, तुम्हारी ये नाजुक मिजाजी देखकर तो मैं खुद भी टेंशन में आ जाता हूँ कि कैसे बर्दाश्त करोगी तुम अपनी इस दीवानगी को। दुरैद संजीदा अंदाज में जिमल का चेहरा देखकर बोला तो जिमल ने अपनी नज़रों का जाविया दुरैद के चेहरे से हटाते हुए पलकों को झुका लिया। क्या ज़रूरी है अपनी दीवानगी दिखाना? मुझे तो अब वैसे भी आपसे डर लगने लगा है। जिमल दुरैद से बोलते हुए उसके सीने से सर हटाकर बेड पर बैठ गई। मुझसे डर? वो क्यों? दुरैद खुद भी बेड पर बैठता हुआ हैरत से जिमल को देखकर पूछने लगा। बताया तो था आपको कि अब आप पहले जैसे शरीफ नहीं रहे। जिमल ने बोलने के साथ ही जल्दी से बेड से उतरना चाहा, मगर इससे पहले ही दुरैद उसको बाजुओं में भरता हुआ बेड पर दोबारा लेट गया। अभी तक तो मैंने शराफत का ही मुजाहरा किया था, मगर अब आगे तुम्हारा डरना जायज़ होगा, इसलिए सोहे से डरने के लिए अभी से तैयार हो जाओ। दुरैद मुस्कुराहट छुपाकर मसनूई घुर्री से उसको नवाजता हुआ जिमल के चेहरे पर झुका तो जिमल ने अपनी आंखें बंद कर ली। दुरैद, क्या हो गया है आपको? आप तो सीरियस हो गए, प्लीज़ अभी तो हटें। अपनी गर्दन पर दुरैद के होंठों का लमस महसूस करके वो एकदम बौखलाती हुई बोली, क्योंकि जिमल जान गई थी दुरैद अब लम्हा भर ही लगाएगा उस पर अपनी शिद्दत लौटाने में। मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी सीरियस होना चाहिए। बस अब कोई आर्ग्यू नहीं। दुरैद जिमल की मुदाखलत पर उसका चेहरा देखकर बोला। वो इस वक्त बिल्कुल संजीदा था, फिर भी जिमल की जुबान से जाने कैसे फिसल गया। कल ड्राइविंग के दौरान आप रजी अंकल को अपने सुबह ऑफिस जाने का बता रहे थे। रजी अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। दैत जिमल दुरैद की गिरफ्त में उसे मैनेजर की कॉल का याद दिलाने लगी। लेकिन वो मुझसे लेट आने की वजह नहीं पूछेंगे। अब बताओ तुम क्या चाह रही हो? मैं यहीं मौजूद रहूँ या दूसरे रूम में चला जाऊँ? दुरैद उठकर बैठता और जिमल से पूछने लगा। जिमल निचला होंठ दांतों से दबाते हुए बेचारगी से दुरैद को देखने लगी। दुरैद बेड से उठकर दूसरे रूम में से जाने लगा। तब जिमल ने फ़ौरन दुरैद की कलाई पकड़ी। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज़ होकर जाएं, मगर आप ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, तो क्या किया जा सकता है? वो इतनी जल्दी कैसे ये सब कुछ? मगर दुरैद की नाराज़गी। उफ, जिमल सच में कन्फ्यूज़ हो चुकी थी, मगर अपनी बात मुकम्मल होने पर दुरैद को अपने ऊपर दोबारा झुकता हुआ देखकर उसकी सांसें रुकी। कहा तो है ऑफिस लेट भी चला जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दुरैद जिमल के घबराए हुए चेहरे को देखकर बोला। वो जिमल के होंठों पर झुकने लगा, मगर इससे पहले ही जिमल ने कांपना शुरू कर दिया। तुमने फिर उस दिन की तरह कांपना शुरू कर दिया? हैरत है, मुझे नहीं लगता कोई लड़की इस तरह भी एक्ट करती होगी। दुरैद गौर से जिमल का चेहरा देखता हुआ बोला, जो कि बंद आंखों से दुरैद के बेहद करीब लेटी हुई थी और बाकायदा कांप रही थी। आपने अगर अपना बर्फ जैसा हाथ मेरे ऊपर से नहीं हटाया तो मैं ऐसे ही कांपती रहूंगी। जिमल के बोलने पर दुरैद की नज़र अपने हाथ पर गई, जो जिमल की शर्ट से थोड़ा अंदर उसके पेट पर मौजूद था। दुरैद मुस्कुराता हुआ अपना चेहरा जिमल के करीब लाया। वजह यही है या बन रही हो मेरे सामने? दुरैद मुस्कुराता हुआ जिमल से पूछने लगा, जिस पर जिमल अपनी आंखें खोलती हुई दुरैद को देखने लगी। दुरैद का हाथ सिरकता हुआ ऊपर गया तो जिमल के मुंह से सिसकी निकली। आपको इस रूम में इमेजिन किया था तब भी यही कंडीशन हो गई थी मेरी, प्लीज़ अब दूर हट जाएं। जिमल की बात पर दुरैद के लब भी साख्ता मुस्कुराए। और ऐसा इमेजिन कब किया तुमने? अब दुरैद का एक हाथ जिमल के गाल पर था, जबकि दूसरा हाथ की उंगलियां जिमल के होंठों को नरमी से छू रही थी। कल रात। जिमल अपनी आंखें बंद किए बोले तो दुरैद उसकी सांसों में अपनी सांसें उतारता हुआ मदहोश हुआ, मगर फिर जिमल की हालत पर तरस खाता हुआ उठ बैठा। सोच रहा हूँ ऑफिस का चक्कर लगा आता हूँ, वरना तुम्हारा दिमाग मेरे ऑफिस जाने में अटका रहेगा और आज रात ही तुम्हारी सर्दी का और कांपने का सही से इलाज करता हूँ। दुरैद जिमल से बोलता हुआ अपनी जैकेट ऑफिस से उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ हो तुम दोनों। थोड़ी देर बाद दुरैद ऑफिस के लिए तैयार होता हुआ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। जिमल अभी तक ऊपर वाले अपने कमरे में मौजूद थी। दुरैद ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए इन दोनों बहन भाइयों को बुलाया, जो थोड़ी देर पहले से जिमल के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाता हुआ देखकर हैरत से मुंह तक रहे थे। तुम दोनों वाकई नहीं जानते बेसमेंट में मौजूद वो आदमी कौन था, या फिर मेरे सामने जाहिर नहीं करना चाह रहे हो? दुरैद खादिम और शारका को देखता हुआ
संजीदगी से पूछने लगा। दुरैत भाई आप कसम ले लो, हम दोनों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। बड़े साहिब ने इतने सालों से इसे वहाँ पर क्यों रखा हुआ था? हम तो आप लोगों के नौकर हैं। बड़े साहिब के हुक्म से इसको 2 वक्त का खाना दे दिया करते थे। खादिम कल रात की तरह एक बार फिर दुरैत को यकीन दिलाता हुआ बोला, जबकि शहर का खादिम के साथ खामोश खड़ी थी। और जरकून भी, इनको भी इस बात का इल्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कब तक वापसी है उनकी? बल्कि ऐसा करो, आज इन्हें कॉल करके बोलो दुराज यहाँ आया हुआ है, वो आपको याद कर रहा है। वो जैसे ही वापस आए, उन्हें फ़ौरन मेरे पास भेजो। दुरैत खादिम को देखता हुआ बोला, ऐसा मुमकिन नहीं जरकून बी को कुछ मालूम ना हो। वो न सिर्फ आज़म और सामान को अच्छी तरह जानती थी, बल्कि इसे धुंधला सा याद पड़ता था। आज़म और सामान के साथ तबिंदर खावर भी यहाँ पर आए थे, जब तबिंदर खावर की बीवी हुआ करती थी। और एक बात और, भोले से भी इस आदमी की मौत का बड़ी बेगम साहबा या छोटी बीबी को इल्म नहीं होना चाहिए, वरना तय खाने में जो जगह खाली है वहाँ मैं तुम दोनों को डाल दूंगा। समझ आ रहा है? दुल्हा इन दोनों को डराता हुआ बोला। वो नहीं चाहता था कि जब तक वो खुद असल मामले की तह तक पहुँचे जिमल को कुछ भी मालूम हो। वैसे तो खावर जिमल को याद नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिमल को कोई भी ऐसी खबर हो जो उसे दुखी करे। दुरैत की बात सुनकर खादिम और शारका जा चुके थे, जबकि जिमल हाथ में हैंडबैग थामे सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी, जिससे दुरैत ने अंदाज़ा लगाया उसका बाहर जाने का प्रोग्राम था। आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? जिमल डाइनिंग टेबल के पास आकर दुरैत से मुखातिब थी, मगर वह बाएं जानिब से किचन में रही थी, जहाँ इस वक्त शारका मौजूद थी। यहाँ मेरी तरफ देखकर बात किया रहो, क्या अभी भी शर्मा रही हो मुझसे? दुरैत जिमल का चेहरा देखने के साथ नरमी से उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तो जिमल दुरैत को घूरने लगी। अब ऐसे क्या आंखें दिखा रही हो? थोड़ी देर पहले तो शर्म से आंखें नहीं खुल रही थी तुम्हारी मेरे सामने। दुरैत बोलने के साथ साथ जिमल के फेस एक्सप्रेशन भी इंजॉय कर रहा था। तब जिमल दुरैत को मजीद घूर कर देखने लगी। ये दुरैत के लिए वार्निंग थी कि अब अगर उसने कुछ भी बोला तो दुरैत से नाराज़ हो जाएगी। ओके, मेरी जान नहीं तंग कर रहा, ये बताओ कहाँ जा रही हो? अगर कहीं बाहर जाने का मूड है तो मैं ऑफिस का चक्कर बाद में लगा लेता हूँ। टेल मी, कहाँ जाना है? जिमल का हाथ अभी दुरैत के हाथ में था। वो प्यार भरे लहजे में जिमल से पूछने लगा, आपके साथ नहीं जाना मुझे। मेरा मतलब है आपको ऑफिस जाना चाहिए दुरैत। मुझे तो यहीं करीबी मार्केट तक जाना है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। जिमल अब की बात दुरैत को देखती हुई नॉर्मल अंदाज में बोली। वो देखना चाहती थी दुरैत उसे अकेला जाने की परमिशन देता है या नहीं। वो जब अपने और दुरैत के रिश्ते को कबूल कर चुकी थी तो चाहती थी दुरैत भी उस पर भरोसा करे। ओके, चले जाना, पर ड्राइवर के साथ नहीं। मैं खादिम से कह देता हूँ, वो तुम्हें मार्केट तक छोड़ आएगा, मगर पहले यहाँ बैठकर नाश्ता करो। दुरैत ने जिमल को बोलते हुए अपने बराबर वाली कुर्सी पर बैठा लिया। क्या पार्लर जाना है तुम्हें? दुरैत जिमल के आईब्रो को देखता हुआ उसे पूछने लगा, जो इस वक्त सही शेप में मौजूद नहीं थी। दुरैत की बात सुनकर जिमल घूर कर दुरैत को देखती हुई बोली, कितना गौर फिक्र करते हैं आप भी दुरैत। और हाथ छोड़े, मेरा शार का हर थोड़ी देर बाद किचन से हम दोनों को देख रही है। पेपर्स में बिजी होने की वजह से उसका पार्लर जाना नहीं हुआ था, लेकिन कल ही इत्तेफाक से इसका और दुरैत का बर्थडे था। इसे अपने लिए तो कुछ नहीं लेना था, मगर वह दुरैत के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेना चाहती थी। इस वजह से इसका मार्केट जाने का प्रोग्राम बन गया था। अपनी ही चीज़ पर गौर व फिक्र कर रहा हूँ तो फिर किसी दूसरे को क्या एतराज़? दुरैत उसका हाथ छोड़े बगैर गहरी निगाहों से जिमल को चेहरा देखता हुआ बोला, तो वह खामोश होगी। वो जिमल को इस वक्त बिल्कुल ही मुख्तलिफ लग रहा था। तुम जानती हो ये कौन है मेरी? शारका नाश्ता लेकर टेबल पर रखने लगी तो दुरैत शारका को देखता हुआ पूछने लगा, जो अभी भी टेबल पर रखा हुआ दुरैत के हाथ के नीचे दबा हुआ जिमल का हाथ देख रही थी। दैट, जिमल ने घूर कर दुरैत को टोकना चाहा, जो इस वक्त जिमल की बजाय शारका को देख रहा था। जी छोटी बीबी जी तो आपके लिए बहुत बिल्कुल छोटे बेबी की तरह हैं। आप बहुत प्यार करते हैं इनसे बचपन से, बिल्कुल ऐसे ही। शारका मुस्कुराती हुई थोड़ा शर्माकर दुरैत को देखकर बताने लगी, छोटे बेबी की तरह नहीं है, ये बीवी है मेरी। ऊपर रूम की सफाई करके मेरा बैग इसी के रूम में रख देना। दुरैत शारका की मालूमात में इजाफा करने के बाद नाश्ता करने लगा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि शारका और खादिम दोनों जिस तरह हैरत से उसे सुबह जिमल के कमरे से निकलता हुआ देख रहे थे, वो दोनों बहन भाई ही इन दोनों के निकाह से लाए थे। मैं खादिम से बोल देता हूँ, वो तुम्हें मार्केट तक छोड़ देगा, लेकिन अगर पार्लर जाना है तो बस अपने बालों के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलता हूँ। दुरैत नाश्ते के बाद जिमल से बोलता हुआ निकल गया। जिमल खादिम के साथ करीबी मार्केट आई थी। यहाँ वो पहले भी तबिंदा के साथ आती रहती थी, इसलिए बगैर कंफ्यूज हुए पार्लर के बाद एक मखसूस परफ्यूम की दुकान के अंदर दाखिल हुई, जहाँ इसने शॉपकीपर को वैलेंटिनो परफ्यूम दिखाने को कहा, क्योंकि दुरैत यही परफ्यूम ज़्यादातर इस्तेमाल करता था। नहीं कॉपी नहीं, इसका ओरिजिनल चाहिए। वो शॉपकीपर को परफ्यूम की बोतल वापस करते हुए बोले, तो शॉपकीपर उसे 5 मिनट का वेट करवा के शॉप से चला गया। जिमल दूसरे परफ्यूम देखने में मसरूफ थी जब उसकी पुष्ट पर खड़े शख्स ने उसे पुकारा, कैफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉप के दरवाजे पर खड़े कैफ को देखकर जिमल हैरत का इजहार करते हुए उसे पूछने लगी, तुम्हें मुझे देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम खुश होने की बजाय हैरान हो। खैर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमसे मिलने। कैफ शॉप के अंदर दाखिल होता हुआ जिमल के हैरतज़दा चेहरे को देखकर बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? तुम्हें किसने बताया? जिमल अपनी खैरियत बताने के बजाय उल्टा कैफ से यहाँ उसकी मौजूदगी का सवाल करने लगी, क्योंकि इसने सिमरन को मना किया था। वो कैफ को बिल्कुल भी ना बताया कि वो कहाँ पर है। जिनसे दिल लगा लिया जाए तो उनके बारे में खबर रखना कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए फजूल बातों में वक्त ज़ाया मत करो कि मुझे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का कैसे पता चला। तुम ये बताओ कि मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? बात क्यों नहीं करती तुम मुझसे?
कैफ मजीद जिमल के करीब आता हुआ से पूछने लगा, तुमको सब बातों का इल्म तो है कि फिर ये सवाल पूछने का फ़ायदा। देखो कैफ, समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक दूसरे के साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकते। ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, ना ही ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जिमल दबे हुए लफ्ज़ों में से समझाने लगी, साथ उसकी नज़र शॉप से बाहर मटर गश्त करते लोगों पर टिकी हुई थी, किसी डर के तहत कि हिंद आज फिर इन दोनों को एक साथ ना देख ले। लेकिन जिमल की बात सुनकर एकदम कैफ ने इसको दोनों बाजुओं से पकड़ा तो जिमल चौंक कर हैरत से उसे देखने लगी। तो तुम उस शख्स के डर की वजह से मेरी मोहब्बत फरामोश करना चाहती हो, या फिर तुम्हें उस दरेद आज़म के साथ वक्त गुजार कर मोहब्बत होगी? इससे बोलो जिमल, एक बात अच्छी तरह जान लो, तुम मुझे शख्स की वजह से नज़रअंदाज करोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। दरेद आज़म के साथ साथ ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना, मुझसे बेवफाई करने का सोचना भी मत। कैफ की बात सुनकर उसके धमकी वाले अंदाज पर जिमल को कैफ पर गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कैफ के दोनों हाथ अपने बाजू से झटके। शट अप कैफ, अपनी हद में रहो। तुमसे मोहब्बत की शुरुआत मैंने नहीं की थी, ना ही मैंने तुमसे मोहब्बत का दावा किया है। तुम्हारी मोहब्बत के इतराफ़ करने पर मैं तुम्हें अपने निकाह की हकीकत बता चुकी थी। हाँ, ये मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ कि इसके बावजूद जब तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। इस वक्त मैं गलत थी, बहुत गलत। क्यों? बहुत गलत किया मैंने, लेकिन अब तुम्हें भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए कैफ, और इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मैं किसी दूसरे की इज़्ज़त हूँ। दरेद मुझसे अपना ताल्लुक़ कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, और शायद मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। प्लीज़ कैफ, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अगर तुम इस बात को ज़िद ना बनाओ तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं इस बात को मानती हूँ कि अगर किसी के साथ फीलिंग जुड़ी हों तो सब कुछ एकदम ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, मगर हम दोनों की कमिटमेंट को 1 माह से ज़्यादा नहीं हुआ था। तुम प्लीज़ सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, इसी में हम दोनों की भलाई है। जिमल कैफ को समझाती हुई बोली, जो गुस्से से इसको देख रहा था। एकदम बोला, असल फसाद की जड़ दुरैद आज़म है, वह हम दोनों के बीच में आ रहा है और तुम उसकी वजह से मुझसे अलग होने का सोच रही हो। इससे बेहतर यही है कि हम दोनों मिलकर उसको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं उसका। वैसे भी वो तुमसे इतनी आसानी से रिश्ता ख़त्म करने वाला नहीं है, उसका मर जाना ही बेहतर है। कैफ जज्बातीपन से बोला तो जिमल ने गुस्से में उसका गिरबान पकड़ लिया। हिम्मत कैसे की तुमने दैत के बारे में इतनी घटिया बात करने की? इतनी गिरी हुई सोच के मालिक हो तुम कैफ, कि अपनी ख्वाहिश के असूल के लिए किसी की भी जान लेने का सोचोगे? इतना आसान है तुम्हारे लिए किसी इंसान की जान लेना? ये इंसानियत है तुम्हारे अंदर? एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो कैफ, दरेद मेरे शोहर हैं, ना ही मैं कभी इनको मुश्किल में देख सकती हूँ, ना ही मैं अब इनको तुम्हारे लिए छोड़ूंगी। बहुत अच्छा हुआ कि आज तुमने अपनी मनफी सोचों को मुझ पर जाहिर कर दिया, जिससे मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए इज्जत भी ख़त्म हो चुकी है। चले जाओ यहाँ से कैफ, और अब कभी मेरे सामने मत आना। जिमल गुस्से में कैफ को देखकर बोली, ओहो, तो यानी मोहब्बत कर बैठी हो तुम उस दरेद आज़म से? बोलो जिमल, सही कह रहा ना मैं? कैफ चुभते हुए लहजे में उसको देखता हुआ पूछने लगा। हाँ, हो चुकी है मोहब्बत, सुन लिया तुमने? जिमल दबे हुए गुस्से में कैफ को देखा घुराती हुई बोली, आखिर वो इतना कैसे गिर सकता था कि दरेद के लिए उससे ऐसी बात करता? तुम्हें फाइनल ईयर का वो स्टूडेंट तो याद होगा जिसने मोहब्बत की नाकामी को बर्दाश्त न करते हुए अपनी महबूबा यानी अपनी ही क्लासमेट का चेहरा एसिड से बिगाड़ दिया था। इससे भी ज़्यादा बुरा हशर करूँगा मैं तुम्हारे साथ, और वो तुम्हारा शोहर दरेद आज़म रोएगा तुम्हारा हशर देखकर। कैफ जिमल को धमकी देता हुआ शॉप से बाहर निकल गया। वो जब से घर पहुंची थी उसे रह रहकर कैफ की बातें धमकी याद आ रही थी, जिस पर जिमल को अफसोस हो रहा था। कैफ इस हद तक मनफी सोच रखता है कि किसी इंसान को ख़त्म करने की बात भी कर सकता है, साथ वो उसके बारे में कैसे कह रहा था कि उसका आशय बिगाड़ देगा। जिमल ने कैफ की एबटाबाद में मौजूदगी के बारे में वासिफ को भी कॉल करके बता दिया था, और उसकी धमकी के बारे में भी, जिस पर वासिफ ने जिमल को तसल्ली दी थी कि वह कैफ से बात करेगा और उसे समझाएगा। उसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही दरेद के सामने वहाँ कैफ की मौजूदगी का जिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे दरेद और उसके बीच मामला ना ख़राब हो जाए। शाम में दरेद ऑफिस से घर लौटा तो जिमल ने उससे खुश होकर मिली। उसके बावजूद दरेद ने उससे उसकी खामोशी का नोटिस लिया। जिमल से उसकी खामोशी की वजह पूछी तो वो मुस्कुराकर टाल गई। रात को डिनर के बाद जिमल अपने ऊपर अपने कमरे में आ गई, जबकि इसे खबर नहीं थी दरेद नीचे क्या कर रहा था। तबिंदा से मोबाइल पर बात करने के बाद वो बेड पर औंधे मुँह लेटी हुई बुक में पढ़ने में मगन थी। कितना वक्त गुजर चुका था उसे खबर नहीं हुई। दरेद ऊपर कमरे में उसके पास आया। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। दरेद की विश करने पर जिमल चौंक कर पलटती हुई दरेद को देखने लगी। वह दरवाजे के पास खड़ा हुआ मुस्कुराकर जिमल को ही देख रहा था। ओह, 12 बज भी गए, मुझे खबर ही नहीं हुई, हम दोनों की बर्थडे स्टार्ट हो गई है। हैप्पी बर्थडे दरेद। जिमल घड़ी पर नजर डालकर बेड से उठती हुई दरेद के पास आकर बोली तो दरेद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए जिमल की कमर के गिर्द अपने दोनों बाजू हायल करके जिमल को अपने हिसार में लिया। करीब आकर ठीक से विश करो मुझे। दरेद की फरमाइश सुनकर जिमल गौर से दरेद का चेहरा देखने लगी। पहली बार शायद वो मुख्तलिफ अंदाज में दरेद को देख रही थी। सिमरन और निशा ठीक ही कहती थी, वो काफ़ी हैंडसम था। इस बात का पहले कभी उसने गौर ही नहीं किया था। आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियाँ अता करे। कैफ की सुबह वाली बात को जहन में रखते हुए जिमल दरेद को लंबी उम्र की दुआ देने लगी। मेरी खुशी तो सिर्फ तुम्हारे साथ में है माई लेडी, लव यू सो मच। दरेद ने बोलते हुए जिमल की पेशानी पर अपना प्यार भरा लम्हा छोड़ा तो जिमल को अपना आप मोतबर महसूस होने लगा।
दुरैद ने उसके माथे से अपने होंठ हटाए। जिमल अब भी वैसे ही आंखें बंद किए खड़ी थी। दुरैद ने जिमल को ऐसे खड़ा देखकर उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाने लगा, जिस पर जिमल ने एकदम अपनी आंखें खोली। कहाँ गुम हो गई? दुरैद गौर से जिमल का चेहरा देखकर पूछने लगा तो वो शर्मिंदा होकर बालों की लड़ों को कानों के पीछे करती हुई नवी में सर हिलाने लगी। दुरैद उसके बदले हुए अंदाज को सुबह से नोट कर रहा था। अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपने बैग से एक ड्रेस निकालकर जिमल के पास लाया तो वो सवालिया नजरों से दुरैद को देखने लगी। बर्थडे गर्ल के लिए ड्रेस है, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। दुरैद की फरमाइश पर जिमल वो ब्लैक कलर की लॉन्ग मैक्सी उसके हाथ से लेकर चेंज करने चली गई। मैक्सी में मलबूस वो कमरे में वापस आई तो दुरैद उसी के इंतजार में कमरे में खड़ा था। वह जिमल को देखकर चलता हुआ उसके पास आया और उसके बंधे हुए बालों को खोल दिया। जिमल के बाल कमरे पर बिखर के वो जिमल का पकड़ कर उसे कमरे से बाहर ले आया। जिमल खामोशी से दुरैद का हाथ थामे सीढ़ियों से उतर रही थी, मगर उसकी नज़र नीचे सजे हुए कमरे पर मरकूज थी, जिसे बलून्स और लाइट्स के से डेकोरेट किया हुआ था। ये सब आपने किया है दैत? जिमल आखिरी सीढ़ी पर खड़ी चारों तरफ नजरें दौड़ाती हुई दुरैद से पूछने लगी। नहीं, खादिम और शारका ने किया है। दुरैद के उल्टे जवाब पर जिमल आंखें दिखाते हुए उसे देखने लगी। ऑफ कोर्स मेरी जान, आज पूरे 4 साल बाद हम दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ अपनी बर्थडे मनाएंगे। फिर थोड़ा बहुत स्पेशल करना ही था। ओके, आओ केक काटने। दुरैद मुस्कुराकर कहता हुआ जिमल का नाजुक हाथ थाम कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले आया, जहाँ पर उसका पसंद का चॉकलेट पेन बटर केक मौजूद था, जो हर साल दुरैद जिमल की बर्थडे पर उसके लिए लाता था। दुरैद लाइटर की मदद से केक पर लगी हुई फूलों की शक्ल में म्यूजिक कैंडल जलाने लगा। जिमल गौर से दुरैद को देखने लगी। वो सारी ज़िंदगी उसको यही वैल्यू देगा, उसकी केयर करेगा, मगर केयर ये तो उसकी हमेशा से करता आया था, और मोहब्बत भी, जिसका वो खुद भी दावेदार था। बदले में वो खुद क्या चाहता था? सिर्फ जिमल से उसका उम्र भर का साथ। शायद ये सौदा उसके लिए इतना महंगा नहीं था जितना पहले उसे लग रहा था। अब क्या सोचने लग गई डार्लिंग? चलो केक काटो। दुरैद की आवाज़ पर एक बार फिर जिमल चौंकी। दुरैद हाथ में नाइफ लिए खड़ा था। जिमल दुरैद का हाथ थाम कर उसके साथ केक काटने लगी। मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ दिस डे माई डियर वाइफ। दुरैद ने बोलते हुए केक का छोटा सा टुकड़ा जिमल के मुंह की तरफ बढ़ाया, जिसे दुरैद के हाथ से खाने के बाद जिमल केक का बड़ा सा पीस दुरैद की तरफ बढ़ाती हुई बोली, थैंक यू माई डियर हस्बैंड। दुरैद सिर्फ एक सेकंड के लिए जिमल के अंदाज पर उसे देखकर मुस्कुराया, फिर जिमल के हाथ से केक खाने लगा। मैं आज आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ले सकी दुरैद जिमल के गले में नेकलेस पहना रहा था। तब जिमल अफसोस करती हुई दुरैद को बताने लगी, क्योंकि कैफ की बातों से वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि परफ्यूम लिए बगैर मार्केट से सीधा घर चली आई थी। आज से 20 साल पहले मेरी बर्थडे वाले दिन पैदा होकर तुम मुझे अपना आप गिफ्ट कर चुकी हो। मेरे लिए यही बहुत है। नेकलेस पहनाने के बाद दुरैद उसका चेहरा थाम कर बोला। जिमल चेहरा नीचे करके अपने गले में खूबसूरत सा नेकलेस देखने लगी, जिसमें लगे डायमंड उसके गर्दन में चमका रहे थे। वो अलग बात है, लेकिन मुझे गिफ्ट लेना चाहिए था। जिमल नेकलेस को देखते हुए एक बार फिर उदासी से बोली, क्योंकि दुरैद पिछले 4 सालों से उसकी नाराज़गी बातचीत बंद होने के बावजूद उसे लंदन से उसकी बर्थडे पर हर साल गिफ्ट भेजता आया था। इसलिए जिमल को अफसोस हो रहा था कि आज कम से कम उसे खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए था। तो उसमें इतना उदास होने की क्या ज़रूरत है? तुम अभी भी मुझे गिफ्ट दे सकती हो। दुरैद की बात सुनकर जिमल नेकलेस से नजरें हटाकर दुरैद को देखने लगी। दुरैद एक बार फिर जिमल को अपने हिसाब में लेकर उसके होंठों को देखने लगा। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल टास्क है, जो आप हर बार बहुत आसानी से और मज़े से अंजाम दे लेते हैं। इसलिए आप कल मेरे साथ मार्केट चलिएगा और वहीं से अपने लिए गिफ्ट चूज़ कर लीजिएगा। जिमल दुरैद की निगाहों को देखकर इसका इशारा समझती हुई दुरैद से बोली, जिस पर दुरैद ने जोर का कहकहा लगाया। मुझे तुमसे अपना गिफ्ट लेने के लिए कल तुम्हारे साथ मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना गिफ्ट मैं थोड़ी देर बाद बेडरूम में जाकर खुद ले सकता हूँ, मगर मसला ये है कि वो टास्क भी तुम्हारे लिए मुश्किल ही होगा। दुरैद की बात का मफहूम समझकर जिमल का चेहरा बुरी तरह ब्लश करने लगा और निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है वो टास्क भी आप पूरी आसानी से सर अंजाम दे देंगे। जिमल ने बोलते हुए अब की बार दुरैद के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। जिमल की बात सुनकर दुरैद खुशगवार अंदाज में मुस्कुराया। लेट्स डांस। अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर सॉन्ग प्ले करता हुआ वो जिमल की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला। जब वो उसे अपने बाजू में उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बेडरूम में लाया तो जिमल की जुबान तालू से चिपक चुकी थी, वरना इससे पहले वो दुरैद के साथ कपल डांस करती हुई न सिर्फ मुस्कुरा रही थी, बल्कि अपनी पिछले गुजरी हुई सालगिरह के दिनों को याद करके दुरैद के साथ शेयर करके खुश हो रही थी। आज़म के जिक्र पर वो आज़म को मिस करके उदास हुई थी, मगर दुरैद ने उसे ज़्यादा देर उदास नहीं रहने दिया। अपने इस बर्थडे को अकेले ही से मगर गुजरे दिनों को याद करके इन दोनों ने एंजॉय किया। दुरैद ने जिमल को बेडरूम के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया तो वो कंफ्यूज होकर दुरैद को देखने लगी। दुरैद खुद भी इसको खामोश निगाहों से देख रहा था। मैं चेंज करके आती हूँ। दुरैद का यूँ खामोश खड़े होकर से देखना मज़ीद कंफ्यूज करने लगा। जब भी जिमल उससे बोलते हुए कमरे से जाने लगी, मगर दुरैद ने उसकी कलाई पकड़ी। और मेरे गिफ्ट का क्या होगा?
दुरैद के संजीदगी से पूछने पर जमल अपनी पलकें झुका गई। दुरैद ने उसका चेहरा थाम कर ऊपर किया तो जमल ने फौरन अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। दुरैद जमल के चेहरे और सरापे को बेखुद सा देखने के बाद उसे दोबारा बाहों में उठाकर बेड तक लाया। बेड पर लेटने के साथ ही जमल ने शर्म के मारे अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। दुरैद जमल के बुश को देखता हुआ अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकता हुआ जमल के नाजुक सरापे पर झुक गया। दुरैद का अपने ऊपर झुकाव महसूस करके जमल की धड़कन तेज होने लगी, जो नॉर्मल होने की बजाय दुरैद अपनी बेबाकियों से मजीद बढ़ाने लगा। दुरैद जरा सा उठकर जमल का रुख अपनी तरफ करता हुआ उसकी गर्दन पर झुक गया, मगर थोड़ी देर में जमल उसकी गुस्ताखी पर दुरैद के दोनों बाजू पकड़ चुकी थी। दुरैद अपनी दोनों आंखें बंद किए उसकी शिद्दतों की ताब न लाती हुई से बेसाख्ता जमल ने दुरैद को उसके असल नाम पुकारा, जिस पर दुरैद जमल पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करता हुआ स्पम कमल कब्ज़ हो गया। अब जमल के पास उसकी दीवानगी बर्दाश्त करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न था। वो आंखें बंद करके लेटी हुई दुरैद की अपने लिए दीवानगी महसूस करने लगी। सुबह दुरैद की आंख खुली तो कल रात वाले तमाम मंजर एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। अपने मूड और जज्बात पर बेकाबू होकर, जिसकी वजह से जमल का बार बार शर्म हया से आंखें बंद कर लेना, अपनी बढ़ती हुई रफ्तगी पर जमल का घबरा जाना, फिर अपनी मदहोशी पर जमल का बदहवास हो जाना, आखिर में अपनी दीवानगी पर जमल का हल्की फुल्की मजाक, जिसे वह कल रात खातिमे ना लाकर अपनी मलकियत को मुकम्मल तौर पर अपना बना चुका था। दुरैद ने जमल की तरफ करवट लेकर उसकी तरफ अपना रुख किया तो दुरैद को अपने बाजू में कुछ चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। दूसरे हाथ से टटोलने पर मालूम हुआ वो उसका खरीदा हुआ नेकलेस था, जो कल रात उसने जमल को केक काटने के बाद पहनाया था और बाद में कमरे में आकर खुद ही उतार भी दिया था, क्योंकि बाद में वो नेकलेस के काम में खलल डाल रहा था। नेकलेस को साइड टेबल पर रखता हुआ वो दोबारा जमल का चेहरा देखने लगा, जो बेखबर सोई हुई थी। क्या आज उठने का इरादा नहीं है मेरी जान? दुरैद जमल के गाल को अपनी उंगलियों से हल्के से छूता हुआ पूछने लगा, मगर दुरैद का लम्हा जमल को नींद में खलल डालने में नाकाम रहा। ऐसी कौन सी नींद है जो पूरी नहीं हो रही? कल रात तुम्हारी हालत देखा बहुत जल्दी बख्श दिया था तुम्हें तुम्हारे दैद ने। आप जल्दी से जाग जाओ, इससे पहले मेरे सोए हुए जज्बात जाग जाएं। दुरैद ने कंफर्टर के अंदर जमल के पाँव पर अपने पाँव फेरते हुए इसके कान में सरगोशी की, जो जमल अपना रुख फेर कर दुरैद की तरफ पुश्त करके लेट गई। यानी कि तुम भी चाह रही हो मैं कल रात की तरह दोबारा से? दुरैद ने आधा जुमला अदा करके जैसे ही जमल को अपने हिसार में लिया, वैसे ही जमल ने नींद में उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया, जिस पर दुरैद जमल की पुश्त को घूरता हुआ बेड से उठा अपनी शर्ट पहनने लगा। कल रात की बनिस्बत आज ज़्यादा ठंड थी। कल रात कुछ मौसम में कुछ जिस्म में गर्माइश थी कि दुरैद को हीटर बंद करना पड़ा था। शर्ट पहनने के बाद वो बेड से उतरता हुआ दोबारा हीटर ऑन कर चुका था, ताकि जमल की नींद में बेसुकूनी न आए। दुरैद खुद ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि आज शाम वो जमल को अपने साथ वापस लेकर जाने का इरादा रखता था। दुरैद सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तब उसे सुकून भी नजर आई। कितने सालों बाद देख रही हूँ आपको, कितने बड़े हो गए हैं आप दुरैद बाबा। दुरैद के सलाम का जवाब देने के बाद ज़रकून भी खुश दिली से बोली, जिस पर दुरैद हल्का सा मुस्कुराया। वक्त गुजरते मालूम नहीं होता ज़रकून भी, और वक्त गुजरने के साथ इंसान बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है कि फिर भी इस इंसान को छोटा समझकर उससे बड़ी बातें छुपा ली जाए। यहाँ इतने सालों से क्या कुछ होता रहा है जिससे मुझे बेखबर रखा गया था? वो सब बातें अब मेरे इल्म में आ चुकी हैं। आप मुझे इन बातों से आगाह क्यों नहीं किया? ज़रकून भी दुरैद बात को तूल दिए बगैर काम की बात पर आया, जिस पर ज़रकून भी थोड़ी देर के खामोश हो गई। हमें आज़म साहब ने इस कॉटेज की रखवाली के लिए रखा था। मैं और मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर बतौर मुलाजिम अपनी नौकरी सर अंजाम देते हैं। आज़म साहब के हुक्म से ये बात आपसे ही नहीं बल्कि सब लोगों से छुपाई गई थी। आज़म साहब के इंतकाल के बाद बेगम साहबा यानी तबिंदा ने सख्ती से इस राज पर से पर्दा हटाने को मना किया था कि यहाँ पर खावर साहब को कैद में रखा गया है। मैं बरसों से यहाँ मुलाजमत कर रही हूँ। आज़म साहब के कई एहसानात थे मुझ पर, उनका कोई भी राज मैं आपको या किसी दूसरे को बताकर उनसे गद्दारी नहीं कर सकती थी। ज़रकून बी की बात सुनकर दुरैद कुछ पल खामोशी के बाद दोबारा बोला, क्योंकि खावर अंकल की कैद के बारे में मुझे मालूम हो चुका है। अब ये राज नहीं रहा तो बेहतर ये कि आप मुझे सारी सच्चाई बता दें कि डैड ने खावर अंकल को यहाँ पर किस वजह से कैद करके रखा था। दुरैद वजह यानी तबिंदा और आज़म के बारे में जानने के बावजूद ज़रकून भी से सारा मामला पूछने लगा। उसका ध्यान ऊपर बेडरूम में सोई हुई जमल पर भी था, जब भी वो बहुत मुहतात अंदाज में बात कर रहा था। लेकिन दुरैद का सवाल सुनकर ज़रकून भी परेशान हो गई। बेटा, मैं इस घर की मामूली सी मुलाजमा हूँ। साहिब लोगों की बातों का मुझे क्या इल्म कि क्यों आज़म साहब ने अपनी इतने करीबी दोस्त को यहाँ इतने साल कैद में रखा था। ज़रकून भी खुद भी अपने आप को हकीकत से बेखबर जाहिर करते हुए दुरैद से बोली, यहाँ आने से पहले खादिम और शारका ने उन्हें खावर की मौत के बारे में बता दिया था। यानी आप मुझे हकीकत नहीं बताएंगे, जबकि आपके लहजे और अंदाज से साफ जाहिर है कि आप बहुत कुछ जानती हैं। दुरैद ज़रकून भी को जताने वाले अंदाज में बोला, जिस पर ज़रकून भी थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर बोली, आप बड़ी बेगम साहबा से हर तरह का सवाल कर सकते हैं, आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे दुरैद बाबा।
ज़रकौन भी दुरैद से नज़रें मिलाए बगैर बोले तो दुरैद कमरे में लगी हुई समन की तस्वीर को देखने लगा। ज़रकौन भी की नज़रें भी अब समन की तस्वीर पर मरकूज थी। आंटी को तो अब सारे जवाब देने पड़ेंगे और वो जवाब ज़रूर देंगी, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब मुझे आप ही देंगे और वो बिल्कुल सच। ज़रकौन भी आप जानती हैं मैंने कभी भी आपको मुलाजिम की हैसियत से नहीं देखा। आप हमेशा मेरे लिए काबिल एहतराम हंसती रही हैं। प्लीज़ मुझे सच बताएं, मेरी मामा की मौत कैसे वाक़या हुई थी? दुरैद ने इतनी संजीदगी से सवाल किया था। एक बार फिर ज़रकौन भी परेशान होकर दुरैद का चेहरा देखने लगी। मैं आपकी ज़ुबान से बिल्कुल सच सुनना चाहूँगा ज़रकौन भी, बिल्कुल सच, मेरे प्लीज़ मुझे बताएं। दुरैद ज़रकौन भी के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा चुका था। समन की मौत इतनी भी हसाती नहीं थी जितनी उसे या फिर दूसरे जानने वालों को बताई गई थी, मगर आज वो ये राज जानने का इरादा रखता था। उन दिनों आप अपने स्कूल की छुट्टियों में यहाँ आज़म साहब और समन बीबी के साथ आए थे। इस रात को आप जल्दी सो गए थे। आज़म साहब और समन बीबी की लड़ाई की तेज़ आवाज़ों से भी आपकी आंख नहीं खुली थी। वैसे भी आप काफ़ी छोटे थे, शायद आपको बहुत सी बातों का इल्म ना हो। बहरहाल इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ें कमरे से बाहर आ रही थी। मैं सारे कामों से फारिग होकर घर के लिए निकलने वाली थी जब आज़म साहब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। वो शदीद गुस्से में थे और सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तब सुमन बीबी उनके पीछे आती हुई बार बार उन्हें किसी बात से मना कर रही थी या फिर उन्हें रोक रही थी, मगर आज़म साहब इनकी बात नहीं सुन रहे थे। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए बाहर जाने का इरादा रखते थे। फिर समन बीबी ने आपकी कसम खाई, जिस पर आज़म साहब को शदीद गुस्सा आया और आज़म साहब ने समन बीबी का हाथ जोर से झटका, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इस वक्त उनके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी। ज़रकौन बी की बात सुनकर दुरैद को अजीब सी वहशत ने आ घेरा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे तो यह मालूम था कि समन की डेथ सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। यह नहीं मालूम था कि आज़म भी इस वक्त सीढ़ियों पर मौजूद था या इससे पहले उसके माँ बाप में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। लेकिन उसकी गरीनी गुस्से में आज़म को समन का कातिल भी बोलती थी। आज उसे अपनी गरीनी की बात बिल्कुल सच लग रही थी। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से डैड और मामा में लड़ाई हुई थी? दुरैद गायब दिमागी में ज़रकौन बी से पूछने लगा। शोहर और बीवी के दरमियान की बात का मुझे क्या इल्म दुरैद बाबा? ज़रकौन बी अपने दुपट्टे से माथे पर आया पसीना साफ करती हुई दुरैद से बोली, खुदा पहेलियाँ मत बुझाएं ज़रकौन बी, जो भी बात है मुझे सच सच बताएं। अभी आपने खुद कहा इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। ज़रकौन भी बात सुनकर दुरैद झुंझलाता हुआ उनसे पूछने लगा, जिस पर ज़रकौन भी फैसला नहीं कर पाई कि उसे सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं। और मुझे किसी बात का कुछ भी इल्म नहीं है दुरैद बाबा। बस मुझे ये मालूम है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से समन बीबी के सर पर मुसलसल खून बह रहा था। आज़म साहब ने गुस्से के बावजूद अपने दोस्त डॉक्टर को बुलाकर यहाँ बुलाया और खुद वो बाहर निकल गए। ज़रकौन भी घबराहट में जल्दी से बोलती हुई वहाँ से जाने लगी। उस रात डैड ने सिर्फ डॉक्टर को ही फ़ोन किया था या फिर तबिंदा आंटी को भी फ़ोन किया? डैड की आवाज़ ने ज़रकौन बी के कदम रोक लिए। वो चलता हुआ ज़रकौन बी के सामने खड़ा हुआ। ये बात चंद साल पहले उसने समन का जिक्र करते हुए तबिंदा के मुँह से सुनी थी कि समन की सीढ़ियों से गिरने पर सबसे पहले आज़म ने उसको कॉल करके बताया था। मैं इतना भी लाइल नहीं ज़रकौन बी, जितना मुझे समझ नहीं है। बस मैं समझदार रहा कि इस रात मेरी मामा की मौत हाथ आती थी। उन्हें तो मारा गया था और खावर अंकल को यहाँ कैद में रखा गया ताकि डैड और तबिंदा आंटी के रिश्ते के बीच कोई रुकावट ना आए। दुरैद की बात सुनकर इससे पहले ज़रकौन बी कुछ भी बोलती सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई जिमल पर इन दोनों की नज़र पड़ी, जो इन दोनों की बातों से अनजान मुस्कुराती हुई इन दोनों के पास ही आ रही थी। कहाँ गायब थी आप ज़रकौन बी, कैसी हैं आप? जिमल शर्मीली सी एक निगाह दुरैद पर डालकर ज़रकौन बी के पास जाकर उनसे पूछने लगी। वो यहाँ हर साल एबटाबाद आती थी। उसकी शारका की बानिस्बत ज़रकौन बी से अच्छी सलाम दुआ थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे शारका से आपकी और दुरैद बाबा की शादी के बारे में मालूम हुआ है। बहुत खुशी हुई सुनकर। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश और आबाद रखे। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। ज़रकौन बी जिमल से बोलते हुए गहरी सोच में खामोश खड़े दुरैद को देखकर वहाँ से किचन में चली गई। जिमल दुरैद की तरफ मुतवज्जा हुई, जिसने सरसरी से निगाह ही जिमल पर डाली थी। मुझे जगाया क्यों नहीं आपने दुरैद? मुझसे बात किए बिना वो ऑफिस जा रहे थे। जिमल दुरैद को ऑफिस जाने के लिए तैयार देखकर उसके पास आती हुई दुरैद से पूछने लगी। दुरैद ज़रकौन बी के वहाँ से जाने के बाद अब खामोशी से जिमल को देख रहा था। दुरैद के देखने के अंदाज में कल रात वाले खानापन नहीं था। वो बेतासुर अंदाज में खामोश खड़ा उसको देख रहा था। क्या हुआ आपको, ऐसे क्या देख रहे हैं? जिमल नीची निगाहें करके दुरैद की शर्ट का कॉलर ठीक करती हुई उसे पूछने लगी। कल रात वो अपने लिए दुरैद की दीवानगी देखकर इस वक्त मुश्किल से ही उससे नज़र मिलाकर बात कर रही थी। दुरैद उसके गाल को अपनी उंगली से छूकर अपना अंगूठा उसके होंठों पर फेरता हुआ जिमल से पूछने लगा, आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर तुम्हें अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसका इंतखाब करोगी? दुरैद जिमल का सवाल करता हुआ अपना हाथ उसकी थोड़ी सी नीचे गर्दन पर ले जाने लगा, जबकि दुरैद का दिमाग अभी भी माजी में कहीं भटका हुआ था। ये कैसा सवाल है दैद? आप जानते हैं आप और मम्मा दोनों ही मेरे लिए अहम है। जिमल दुरैद के इस अजीबोगरीब सवाल का जवाब देते हुए उसे बोली। दुरैद जो उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेर रहा था, उसके जवाब पर आहिस्ता से उसकी गर्दन पकड़ता हुआ बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जिमल। अब तुम्हारी ज़ुबान से सिर्फ वही एक नाम निकलना चाहिए जिसके साथ तुम अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती हो।
दुरैद का अंदाज कल रात से बिल्कुल मुख्तलिफ था, साथ उसका लहजा भी वार्निंग देने वाला था। दुरैद का हाथ अभी भी जिमल की गर्दन पर था। वह दुरैद के चेहरे के सर तासरात को देखने लगी। दुरैद जिमल के जवाब का मुंतजिर उसी की तरफ देख रहा था। कल रात दुरैद उससे अपना रिश्ता मजबूत करने के बाद और उसका इम्तहान ले रहा था, मगर क्यों? मैं अपनी मामा को अकेला कैसे? अभी जिमल का जवाब मुकम्मल भी नहीं हुआ था, दुरैद के हाथ की सख्ती जिमल की गर्दन पर बढ़ने लगी। वो खामोशी से दुरैद का चेहरा देखती हुई उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने लगी। तुम अच्छी तरह जानती थी ना तुम्हें किसका नाम लेना था? दुरैद के चेहरे के सर तासरात के जनाब उसका लहजा भी सर्द था। जिमल ने ज़रा सी मज़ाहमत की तो दुरैद के हाथ में मज़ीद सख्ती आ गई। प्लीज़, जिमल पर मुश्किल बोल पाई। तो दुरैद ने एकदम से उसकी गर्दन छोड़ दी।